वर्ल्ड वॉर वन काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। लोगों को वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पता है, पर वर्ल्ड वॉर वन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। बोथ द आर्मीज डग इन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जबकि ईस्टर्न फ्रंट में जहाँ रशिया लड़ रहा था जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, वहाँ पे इट वाज अ वॉर ऑफ मोशन। और अब फ्रांस को हराने के लिए जर्मनी को फ्रांस पर अटैक करना था। तो जर्मनी का क्या स्ट्रैटेजी था कि पहले हम फ्रांस पर अटैक करेंगे, 2 महीने में इनको हरा के फिर अपनी पूरी फोर्स हम लोग अपनी ईस्टर्न फ्रंट पे लगा देंगे रशिया के अगेंस्ट। पिछले कुछ दिनों से मैं वर्ल्ड वॉर वन के बारे में काफ़ी ज़्यादा स्टडी कर रहा हूँ और मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे कोई एक पॉडकास्ट एपिसोड किया जाए। वर्ल्ड वॉर वन काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है। लोगों को वर्ल्ड वॉर टू के बारे में पता है, पर वर्ल्ड वॉर वन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। तो आज का हमारा जो एपिसोड है इसमें हम लोग वर्ल्ड वॉर वन के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा यहाँ पे कि कैसे ये शुरू हुआ, कौन इसके गुनहगार थे, when did the war started to turn its tide, और ये सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड वॉर टू wouldn't have started if there had been no World War One. वर्ल्ड वॉर वन लेड टू वर्ल्ड वॉर टू। सो अगर आप वर्ल्ड वॉर टू के बाद कोल्ड वॉर हुआ और फिर कोल्ड वॉर की वजह से अमेरिका रशिया में जो डोमिनेंस हुआ और उसमें भारत का रोल, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। कोल्ड वॉर नहीं होता अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं होता। सो क्लियरली पता चल रहा है कि वर्ल्ड वॉर वन इज़ एन ओरिजिनेटिंग पॉइंट फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ। और वर्ल्ड वॉर वन इसलिए भी स्पेशल था क्योंकि टैंक्स उसमें पहली बार इस्तेमाल किए गए थे, नए नए हथियार उस टाइम इस्तेमाल हुए, और इसलिए जो डिस्ट्रक्शन हुआ वो काफ़ी मैसिव था। क्योंकि लोगों को लगता था कि हम लोग जंग में जाएंगे। पहले जो जंग हुआ करते थे प्री हिस्टोरिक टाइम में, नेपोलियनिक टाइम्स में, कि भाई सुबह से शाम अब की लड़ाई हुई और फिर रात को अपने लड़ाई नहीं की। पर ये एक ऐसा वॉर था जहाँ पे 24/7 लड़ाई हो रही थी और लंबी लड़ाई चली गई। मतलब 1914 में जब वॉर शुरू हुआ तो उस टाइम जर्मनी का यह मानना था कि हम पहले फ्रांस को हराएंगे अपनी ईस्टर्न फ्रंट पे। अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ईस्टर्न फ्रंट पे उनके फ्रांस है और वेस्टर्न फ्रंट पे उनके फ्रांस है और ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया है। तो उनका प्लान था कि पहले हम लोग आराम से फ्रांस को हराएंगे एंड देन वी विल गो टू आवर ईस्टर्न फ्रंट एंड विल बीट रशिया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। द वॉर एंडेड आफ्टर 4.5 years। और यही हुआ कि इसमें टेक्नोलॉजी ने दिखा दिया इंसान को कि इट ब्रॉट द शॉर्ट साइटेडनेस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लोगों को लगा कि हम 2-2.5 महीने में से ख़त्म कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। एंड इट ऑल एंडेड इन अ स्टेलमेट। बोथ द आर्मीज डग इन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, जबकि ईस्टर्न फ्रंट में जहाँ रशिया लड़ रहा था जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ, वहाँ पे इट वाज अ वॉर ऑफ मोशन। सो बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन शुरू कैसे होता है? बेसिकली क्या होता है कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती। सो वर्ल्ड वॉर वन भी जब स्टार्ट हुआ, इट डिडंट स्टार्ट रातों रात। ऐसे सिचुएशन यूरोप में बन गए थे उस टाइम कि भाई सब में गुस्सा था। और फ्रैंको प्रशियन वॉर जो कि 1870s में हुआ था, उसके बाद क्या हुआ कि ऑटो वन बिस्मार्क करके एक बहुत ही बढ़िया स्टेट्समैन हुआ करते थे प्रशिया में। प्रशिया आगे जाके जर्मनी बन गया। तो उनके डेथ के बाद जब तक वो जिंदा थे उन्होंने बहुत बढ़िया डिप्लोमेसी चलाई, और हम सबको पता है कि जब तक डिप्लोमेसी चलती है तो वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बढ़िया डिप्लोमेसी उन्होंने चलाई और वॉर कभी नहीं हुआ। उन्होंने सबके साथ बना के रखा। उन्होंने इंग्लैंड के साथ, जो उस टाइम मेजर यूरोपियन पावर्स थे, इंग्लैंड, फ्रांस और यहाँ पे रशिया, सबसे बना के रखा उन्होंने। पर उनके मरने के बाद ना जो नई वहाँ पे जो नए राजा वहाँ पे आए, जो नए किंग आए, या जो नए जो वहाँ पे मिनिस्टर्स आए, गवर्नमेंट में जो लोग आए, वो लोग जो थी उनकी एंग्जाइटी थी। सब इनसिक्योर थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं भैया अब ये, क्योंकि उस टाइम आपको पता होगा कि कॉलोनियल कॉन्क्वेस्ट काफ़ी होते थे। और जैसे इंग्लैंड के पास इंडिया था तो फ्रांस के पास अपना कंपटीशन था कि भाई वो भी अपना कोई कॉलोनी बनाए बढ़िया सा। सिमिलरली जर्मनी के पास था, क्योंकि वहाँ पर डोमिनेंस आप दिखाते थे थ्रू योर नंबर ऑफ कॉलोनीज, शेयर क्वांटिटी। तो उस वजह से इनसिक्योरिटी थी, डीप इनसिक्योरिटी थी लोगों में। और इस तरीके से जर्मनी को लगा कि ये हमारा दुश्मन है,
तो बेसिकली जर्मनी को लगा कि रशिया फ्रांस जो है यहाँ से, इधर से रशिया हमला कर सकता है, इधर से फ्रांस हमला कर सकता है। तो उन्होंने खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू किया और बड़ा ही रैपिड प्रोग्रेस किया। इससे उसके नेबर्स घबरा गए। बेसिकली जो है इंडिया पाकिस्तान में भी सिचुएशन है वैसा ही कुछ, कि फ्रांस को लगने लगा अरे यार ये जर्मनी तो हमसे आगे जा रहा है, तो क्या करे। तो उन्होंने रशिया के साथ अलायंस कर लिया। जब जर्मनी को पता चला, देयर वर्स्ट फियर्स केम ट्रू। उन्हें लगा कि यार जर्मनी तो अब तो घिर गया है चारों तरफ से, अब हम क्या करें। तो उनको एक मौका चाहिए था कि किसी तरीके से रशिया को हरा के फ्रांस को अकेला कर दिया जाए, इससे पहले कि वॉर हो। बेसिकली आपने ये सुना ही होगा कि यू नीड टू अवॉइड प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज। सो ये प्रोएक्टिव थिंकिंग उनकी लीडरशिप की थी, उनकी मिलिट्री की थी। और उनके खुद एस्टिमेट्स थे कि भाई 1914 में रशिया थोड़ा सा वीक है, 1916 में इंडस्ट्रियल वहाँ पे रिवॉल्यूशन हो सकता है और रशिया काफ़ी पावरफुल हो जाएगा और तब उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उनका प्लान था कि पहले रशिया को रोका जाए और फ्रांस को भी। इट वॉज लाइक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, कि बिफोर कुछ हो हम पहले उन पर अटैक करें। तो ये सारी टेंशन उनके अंदर थी। ये सिर्फ एक फैक्टर था। इसके बाद दूसरा फैक्टर था जो कि आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या की गई, जो कि ऑस्ट्रिया हंगरी के शायद हेयर टू द थ्रोन थे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी में भी काफ़ी डिफरेंट अलग अलग नस्ल के लोग रहते थे। मतलब वहाँ पे स्लाव्स थे, सर्बियन लोग थे। इट वॉज अ एम्पायर डेफिनेटली, बट वहाँ अलग अलग तरह के रीजन के लोग थे जो अपनी कंट्रीज़ बनाना चाहते थे। तो बेसिकली आज जैसा आप देखो कि कश्मीर में इंडियन स्टेट है, तो कश्मीर में बहुत सारे लोग हैं वो रिजेंट द इंडियन स्टेट। या पाकिस्तान बेस्ड टेररिज्म जो होता है, तो वो जो ब्रेन वॉश करते हैं वो इसी बात से ब्रेन वॉश करते हैं कि भाई आप पे इंडिया का कब्जा है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में था। सर्बियन नेशनलिस्ट थे कि नहीं भाई हमको अपना अलग चाहिए, हमको जो है ऑस्ट्रिया हंगरी का डोमिनेंस नहीं चाहिए। और इस वजह से जब आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई तो ऑस्ट्रिया गुस्से में आ गया एंड दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया। व्हेन दे डिक्लेयर्ड वॉर ऑन सर्बिया, तो ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी की पार्टनरशिप थी। तो जर्मनी ने बोला कि नहीं भाई हम भी इनको सपोर्ट करेंगे। और जर्मनी जो था एक विजनरी था, उन्हें पता था कि यहाँ से वॉर ऐसे ऐसे होगी और इसके बाद रशिया की तरफ से अटैक होगा और इसका मौका हम यूज़ करके रशिया पे अटैक करेंगे। तो यही हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी ने सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर किया। अब रशिया जो था इट वाज अ बिग ब्रदर टू सर्बिया, एंड सिंस इट वाज अ बिग ब्रदर टू सर्बिया, क्या होता है अगर आपके छोटे भाई पर कोई अटैक करता है आप वापस जाके हमला करते हो, राइट। तो वही रशिया ने किया। रशिया ने कहा कि नहीं भाई अगर सर्बिया पे अटैक हुआ तो वी विल अटैक ऑस्ट्रिया जर्मनी। और सिमिलरली जर्मनी ने कहा कि अगर आप ऑस्ट्रिया हंगरी पे अटैक करोगे तो हम आप पे अटैक करेंगे, जो कि उनका प्लान था हमेशा से। सो ये तो ईस्टर्न फ्रंट पे हो रहा था। पर आप सोचोगे कि फ्रांस और ब्रिटेन इसमें कैसे कूद गया। तो हुआ ये कि फ्रांस रशिया का अलाय था, तो जब रशिया वॉर में कूदा तो उनकी ट्रीटी के अकॉर्डिंग फ्रांस को भी कूदना पड़ा जंग में। और अब फ्रांस को हराने के लिए जर्मनी को फ्रांस पर अटैक करना था। तो जर्मनी का क्या स्ट्रैटेजी था कि पहले हम फ्रांस पर अटैक करेंगे, 2 महीने में इनको हरा के फिर अपनी पूरी फोर्स हम लोग अपनी ईस्टर्न फ्रंट पे लगा देंगे रशिया के अगेंस्ट। और उसके लिए उन्होंने क्या प्लान बनाया था, इट वॉज कॉल्ड द शीफलेन प्लान। बेसिकली बेल्जियम पड़ता है, अगर आप मैप देखोगे तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में छोटा सा बेल्जियम पड़ता है नॉर्थ में। तो उनका प्लान था कि हम लोग फ्रांस को फ्रांस से अटैक नहीं करेंगे, हम बेल्जियम से उनको अटैक करेंगे। और अगर आप मैप देखोगे तो आप समझ रहे होगे कि बेल्जियम से अटैक करके दे विल एनसर्कल द फ्रेंच आर्मी और फिर पीछे से हमला, ये उनका प्लान था। तो व्हेन दे डिड दैट तो उन्हें बेल्जियम में घुसना पड़ा। और बेल्जियम क्या था, बेल्जियम वॉज अ न्यूट्रल नेशन। और जब न्यूट्रल नेशन में जर्मनी घुस गई तो इंग्लैंड ने कहा कि नहीं भाई आप तो न्यूट्रल है इसको आप वायलेट कर रहे हो, तो आपको यहाँ से हटना पड़ेगा, नहीं तो हम आप पे वॉर कर देंगे। जर्मनी वहाँ से नहीं हटा और ब्रिटेन ने फिर अपनी फोर्स भेज दी। और फिर फ्रांस और इंग्लैंड ने मिल के वेस्टर्न फ्रंट में जर्मन फोर्सेस से लड़ाई की। और इधर ईस्टर्न फ्रंट पर रशिया फॉट अलोन विद ऑस्ट्रो हंगेरियन एंड जर्मन एम्पायर्स। तो यही हुआ। और उसके बाद वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ाई शुरू हुई। पहले साल में देयर यूज्ड टू बी अ बैटल कॉल्ड बैटल ऑफ द मान, जिसमें जर्मनी को पीछे धकेला। एक्चुअली जर्मनी बहुत बढ़िया तरीके से एडवांस कर रही थी उस टाइम तक, लेकिन उसके बाद ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस ने मिलके उस एडवांस को रोक दिया। और उसकी वजह से वहाँ पे एक वेस्टर्न फ्रंट पे एक स्टेलमेट बना, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेंचेस गाड़े गए और फिर दे डग इन वेल, क्योंकि उस टाइम तक लग रहा था कि हम लोग वी विल जस्ट गो एंड वी विल मार्च ऑन टू विक्ट्री, बट ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद जर्मन हाई कमांड को पता चला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता,
एंड हम लोगों को यहाँ पे स्टेलमेट है, अब हमें यहाँ पे डग इन करना पड़ेगा. बट जिस तरीके से जर्मनी ने वो वॉर लड़ी, इट्स लाइक अमेजिंग, बिकॉज दोनों फ्रंट्स पे अपने आप पे अटैक हो रहा है. यहाँ पे इंग्लैंड फ्रांस मिलके आपको वेस्टर्न फ्रंट पे अटैक कर रहे हैं, और यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया अटैक कर रहा है. और दोनों तरफ से अटैक होने के बावजूद भी 4 साल तक उन्होंने लड़ाई लड़ी. और आप जान के हैरान हो जाओगे कि ऐसा नहीं था कि पहले साल में ऐसा लग रहा था कि जर्मनी हारेगी, ऐसा नहीं था. चौथे साल में जा कर के जून 1918 या अगस्त 1918 में जा कर के जर्मनी को लगा कि भाई हम हार सकते हैं, अब हम जीतने नहीं वाले. और उस पॉइंट तक सबको लग रहा था कि जर्मनी वन हार्ट्स, क्योंकि इंग्लैंड के पास फोर्सेस थी, फ्रांस के पास फोर्सेस थी, और बाद में अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद गया. और अमेरिका ने अपनी इंडस्ट्रियल पावर काफ़ी बढ़ा ली थी उस टाइम तक. तो सारे टैंक्स गन्स अमेरिका दे रहा था फ्रांस और ब्रिटेन को. तो इतना फोर्स होने के बावजूद भी जर्मनी ने रोक के रखा, बिकॉज बहुत बढ़िया एफिशिएंट टैक्टिक्स उन्होंने लगाए. बहुत देयर वाज समथिंग कॉल्ड डिफेंस इन डेप्थ, जहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा एक मैप बना के रखा था कि आर्मी, अगर इन्वेडिंग आर्मी यहाँ से घुस रही है तो हमें 5 मीटर पीछे हटना है, और जैसे हम पीछे हटेंगे तो आर्मी यहाँ से घुसेगी और हम उसे एनसर्कल कर लेंगे और हम उस पर बॉम्बार्डिंग करेंगे. तो ये सारे टेक्निक्स उन्होंने अपनाए. सो बेसिकली इट ऑल चेंज्ड ऑन August 8, 1918. दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द ब्लैक डे फॉर जर्मन आर्मी, क्योंकि उस दिन उनका मोरल टूट गया. और हो क्या रहा था पता, बेसिकली इंग्लैंड और फ्रांस ना बहुत ही अनकॉम्पिटिटिव थे, बहुत ही गंदे तरीके से उन्होंने वॉर लड़े. उन्होंने अपने आर्मी को बस मौत के मुंह में भेजा. देयर वर जर्मन सिटिंग इन द मशीन गन नेस्ट एंड दे सेंड दीज पीपल टू देयर डेथ्स कि नहीं भाई आप जाओ, मार्च करो, वहाँ से गोलियाँ चल रही नहीं, आप जाओ. और वेव, स्कोर्स ऑफ मैन, वेव आफ्टर वेव केप्ट कमिंग एंड मशीन गन फायर, एंड मरते गए वो लोग, सारे के सारे मरते गए. तो बहुत ही इनकॉम्पिटेंट जनरल्स थे इंग्लैंड के, फ्रांस के, जिन्होंने लोगों की परवाह नहीं करी. और मैं नहीं बोलूँगा कि जर्मनी ने अच्छी वॉर लड़ी, मुझे लगता है ब्रिटेन और फ्रांस ने ख़राब लड़ाई लड़ी. यहाँ रशिया भी वॉज इनकॉम्पिटेंट. रशिया हेल्प्ड, जब भी ब्रिटेन और फ्रांस वेस्टर्न फ्रंट पे हार रहा होता था, तो वो लोग रशिया को बोलते थे कि रशिया आप ईस्ट से अटैक करो ताकि इनको फोर्स वहाँ डाइवर्ट करना पड़े, जो कि वो करते भी थे. और जब रशिया वहाँ से हार रहा होता था तो ये लोग ब्रिटेन और इसको बोलते थे, फ्रांस को बोलते थे कि भाई आप इधर से इनको डाइवर्ट करो ताकि उनको फोर्सेस यहाँ करना पड़े. तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि जो न्यूमेरिकल एडवांटेज था वो एलाइड ट्रूप्स के पास था, यहाँ ऑन्टॉन ट्रूप्स के पास था. ऑन्टॉन ट्रूप्स मतलब आपका ब्रिटेन, फ्रांस और आपका रशिया, और सेंट्रल पावर्स इज लाइक ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, और बाद में फिर बल्गेरिया भी उसमें जुड़ गया. और सिमिलरली रोमेनिया जो है एलाइड फोर्सेस के साथ जुड़ गया. और सारे कॉन्टिनेंट्स पे लड़ाई हुई, अफ्रीका में लड़ाई हुई, लैटिन अमेरिका में लड़ाई हुई, साइमल्टेनियसली देयर वर सेवरल थिएटर्स ऑफ वॉर. तो ऐसा सब कुछ पहली बार हो रहा था, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था. पहली बार ऐसा कुछ हो रहा था कि मल्टीपल फ्रंट्स पे लड़ाई हो रही है. इससे पहले ये 7 ईयर्स वॉर में हुआ था, जो कि बहुत पहले 1700s में भी हुआ था, और उसमें इंडिया में भी हमले हुए थे, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस में लड़ाई हो रही थी. तो जो यहाँ जो फ्रेंच कॉलोनीज थे वहाँ पे ब्रिटिश ने अटैक कर दिया था, पर उस पर कभी बाद में बात करेंगे. तो ये बेसिकली वो कर रहे थे वो लोग. पर जर्मनी को हार मिली, क्योंकि क्या है कि आप कितना डिफेंड करोगे यार, मतलब आप 3-4 साल से डिफेंड कर रहे हो, आपकी पूरी की पूरी एक नस्ल ख़त्म, आपकी पूरी की पूरी एक जनरेशन ख़त्म हो चुकी है. और बाद में जो है कि फिर अमेरिका भी कूद गया उस वॉर में. हालांकि जर्मनी ने बहुत बढ़िया तरीके से रशिया को वॉर से निकाला बाई कॉजिंग रेवोल्यूशन देयर, बट फिर बाद में फिर अमेरिका भी कूद गया, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल एडवांटेज उनके पास से जाने लगा. और प्रॉब्लम ये भी थी उनकी कि यहाँ पे रशिया का जो ऑफेंसिव हो रहा था, ब्रूसिलोव ऑफेंसिव, 1916 में एक वॉर हुआ था, दैट वाज कॉल्ड वर्डन. सो वर्डन में जब वॉर हो रही थी तो जर्मनी वहाँ पे भी अच्छा खासा काम कर रही थी, लेकिन हुआ ये कि यहाँ पे रशिया ने नया ऑफेंसिव क्रिएट किया, जिसे ब्रूसिलोव ऑफेंसिव कहा जाता है. और उस ब्रूसिलोव ऑफेंसिव की वजह से जर्मनी को फोर्सेस डाइवर्ट करने पड़े, इसलिए वो कहीं पे भी ब्रेक थ्रू अचीव नहीं कर पाए. इट वाज ऑल स्टेलमेट. और 1918 आते आते क्या हुआ कि ऑल बिकेम अ बैटल ऑफ एट्रिशन, कि किसके पास ज़्यादा मैन पावर है. एंड डेफिनेटली यहाँ पे ऑन्टॉन्ट के पास ज़्यादा मैन पावर थी, ब्रिटेन फ्रांस के पास ज़्यादा मैन पावर थी, और इस वजह से वो लंबा नहीं ले जा पाए उसको, जर्मनी ज़्यादा लंबा उसको नहीं लड़ पाई, और इस वजह से उन्हें वॉर में हार मिली.
ऑब्वियसली जो होता है उसके बाद ब्रिटिश ने नेवल ब्लॉकेट कर रखा था जर्मनी का, जिसकी वजह से खाना पानी उन्हें नहीं मिल रहा था, मॉरल गिर रहा था जर्मन्स लोगों का। और फिर उन लोगों को लगा कि नहीं भाई अब जो है वॉर रोकनी पड़ेगी, हमें आर्मिस्टाइज कॉल करना पड़ेगा और हम वॉर नहीं कर सकते, वी कैन नो लॉन्गर गो फॉरवर्ड। बट इनमें जो कुछ मेन बैटल्स थे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। बैटल ऑफ मार्न जो मैंने पहले बोला 1914 में, दैट एक्चुअली मेड इट अ स्टेलमेट, क्योंकि उसके पहले तक इट वाज अ फाइटिंग इन मोशन, बट उस टाइम उस बैटल ऑफ मार्न के बाद से इट बिकेम अ स्टेलमेट। बोथ आर्मीज डग इन, फ्रांस में बोथ आर्मीज डग इन, और वेस्टर्न फ्रंट सबसे लंबा थिएटर था, सबसे मेन थिएटर था वॉर का। वेस्टर्न फ्रंट पे तो था ही, ईस्टर्न फ्रंट पे मैंने आपको बताया कि सर किस रशियन फोर्सेस की लड़ाई हो रही थी जर्मनी के साथ, ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ। और शुरू में रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी को हरा भी दिया था, बट बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी, मज़े की बात है कि ऑस्ट्रिया हंगरी की वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई। उनके जो मिलिट्री स्टाफ थे उनका नाम था, सॉरी जो मिलिट्री जनरल थे उनका नाम था कॉनराड वॉन हॉत्जेनडॉर्फ, और ये बेसिकली इंस्टिगेटर थे। ये चाहते थे कि नहीं भाई नाउ और नेवर, लड़ाई करनी है मतलब करनी है, तो ये बेसिकली चाहते थे। पर मज़े की बात है कि वो सो इनकॉम्पिटेंट, ही सेंट हिज मैन टू डेथ, और वो खुद भी ढंग से नहीं लड़ पाए। ऑस्ट्रिया हंगरी हारने लगी थी, और कब का हार के बाहर हो जाती अगर जर्मनी उनकी सपोर्ट नहीं करता। जर्मनी आया, जर्मन जनरल्स ने जो वेल एंड ग्रेट जर्मन जनरल्स टुक चार्ज ऑफ ऑस्ट्रियन आर्मी, और उसके बाद उन्होंने रशिया को हराना शुरू किया। और एक जर्मन ऑफेंसिव हुआ जिसमें ऑस्ट्रिया हंगरी को लीड किया जर्मनी ने, और इन्होंने मिलकर रशिया को खदेड़ना शुरू किया, काफ़ी पीछे धकेल दिया। बाई एंड ऑफ 1915 ऑलमोस्ट 1/4 रशिया जो था जर्मनी के कब्जे में था। बट हुआ क्या कि उसके बाद आपको पता होगा कि रशिया का वेदर बड़ा ही ख़राब है, वहाँ बारिश होने लगी और मड स्लैश होने लगा, फिर स्नोफॉल होने लगी। उसकी वजह से जर्मन आर्मी वहीं रुक गई जर्मन आर्मी, और रशिया भी बैठी रही। रशिया का ये प्लान था कि भाई हम रिट्रीट करेंगे, बैठे रहेंगे और लेट इट बी। और जब फिर से पहाड़ों पे बर्फ़ खिलने लगी तो रशिया ने ऑफेंसिव स्टार्ट कर दिया और जर्मन आर्मी को पीछे खदेड़ा। यही था वो ब्रुसिलोव ऑफेंसिव, जिसकी वजह से वर्डन में जर्मनी को ब्रेक थ्रू नहीं मिल पाया। और उसके बाद 17-18 में आते 17 में जर्मनी ने बहुत बढ़िया तरीका किया, उन्होंने रशिया में रेवोल्यूशन करा दिया। देयर यूज्ड टू बी अ रेवोल्यूशनरी कॉल्ड व्लादिमीर लेनिन हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय मार्क्स, और वो चाहते थे कि वहाँ पे वर्कर्स रेवोल्यूशन हो। तो जर्मनी ने उन्हें बेसिकली पाल पोस के वहाँ भेजा, वहाँ रशिया में भेजा कि जाओ भाई आप रेवोल्यूशन करो। और वहाँ उन्होंने रशियन रेवोल्यूशन कराया, जिसकी वजह से वहाँ के जो राजा थे, सार जिन्हें बोला जाता था, TSAR, उन्होंने गद्दी छोड़ी और वो चले गए एग्जाइल में, और रशिया ने जो है रशिया वॉर से पीछे हट गया। और उस टाइम तक लग रहा था कि भाई जर्मनी इज इन चार्ज, जर्मनी अपना काम कर सकती है। बट फिर 1614 में जो बैटल ऑफ मार्न हुआ उसमें स्टेलमेट हुआ, और ऐसा स्टेलमेट हुआ कि दिसंबर में जब क्रिसमस हुआ तो क्रिसमस के दौरान जर्मनी और इंग्लैंड की आर्मी ने मिलकर क्रिसमस भी मनाया। पर 1915 से फ्रांस की तरफ से, फ्रांस के जो जनरल थे जोसेफ जोफ्रे, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई हमें ब्रेक थ्रू लेना है। तो इन्होंने फ्रेंच आर्मी ने ऑफेंसिव स्टार्ट किया, दे स्टार्टेड ऑफेंसिव, लेकिन उन ऑफेंसिव में कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि मैंने बताया, दे सेंड मेन टू देयर डेथ्स, और जर्मनी बढ़िया तरीके से डिफेंड करती है अपने पोजीशंस को 1915 में काफ़ी। तो 1915 में काफ़ी बेसिकली हारी हुई है, जो ऑन्टॉन पावर्स की थी हारी हो रही थी। जर्मनी अपनी जगह पे बैठा हुआ था, उनको एक पहाड़ के ऊपर जगह मिल गई थी, वहाँ से वो फायर करते थे, लोग यहाँ मारे जाते थे। तो ये रोज़ ऑफेंसिव करते थे, पूरे साल उन लोगों ने ऑफेंसिव किया और हारते रहे। लेकिन उनसे इन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि इन्हें हराना कैसा है। क्या होता है, कभी कभार आप मैचेस खेलते हो, आप हारते हो क्रिकेट में, और आप हारते तो हो लेकिन आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि भाई आप नेक्स्ट मैच में हमें क्या करना है, आप उसे सीखते हो और आप जीतते हो। तो यही जो है फ्रेंच और ब्रिटिश आर्मी ने किया। उन्हें समझ में आने लगा कि इनका हराना कैसा है। पर 1916 में भी उन्हें ब्रेक थ्रू नहीं मिला। 1916 में ब्रिटेन की तरफ से एक बैटल हुआ जिसे कहा जाता है बैटल ऑफ सोम, और फ्रांस में हुआ वर्डन। तो वर्डन जो था साउथ में था और सोम जो था नॉर्थ में था। फ्रांस की आर्मी जो है साउथ में वर्डन में ऑफेंसिव कर रही थी, और वहाँ नॉर्थ में सोम में ब्रिटिश आर्मी ऑफेंसिव कर रही थी। बट आई थिंक आई एम रॉन्ग, बिकॉज इट वॉजंट ऑफेंसिव एट वर्डन, यहाँ पे ऑफेंसिव था जर्मनी का। अब तक जर्मनी डिफेंड कर रही थी, पर 1916 में इन्होंने प्लान किया कि वर्डन में हम ऑफेंसिव करेंगे और हम इनिशिएटिव लेके अंदर घुसेंगे फ्रांस के, जो वो कर भी चुके थे। तो ये प्लान था आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एरिक वॉन फैल्केनाइन का, और फैल्केनाइन अपने इसमें ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे, घुस गए थे, पेरिस से बहुत क्लोज थे वो लोग,
और मोरल पूरा डाउन था फ्रांस में। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, ब्रूसिलोव ऑफेंसिव जो मैंने आपको बताया ना, ब्रूसिलोव ऑफेंसिव होने लगा और ऑस्ट्रिया हंगरी फिर से हारने लगी। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने फिर से जर्मनी से मदद मांगी। तब जर्मनी ने वेस्टर्न फ्रंट से अपने फोर्सेस वहाँ भेजे, और चूँकि अब पावर कम हो गया था, न्यूमेरिकल पावर कम हो गया था, तो जर्मनी कुड नो लॉन्गर गेट इनटू ऑफेंसिव। वो वहीं वो लोग डग इन कर गए। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ स्टेलमेट हो। इस स्टेलमेट की वजह से मोरल काफ़ी डाउन हुआ जर्मनी का, क्योंकि बार बार वो ट्राई करते और बार बार वो ऑफेंसिव नहीं कर पाते। फिर 1917 में फिर से कुछ ऑफेंसिव्स हुए ब्रिटिश की तरफ से। इसे बैटल ऑफ पैसेंडेली भी कहा जाता है, जिसमें मड में, बारिश में लड़ाई हुई। बट अगेन इसमें कोई ज़्यादा ब्रेक थ्रू नहीं मिला। मतलब ब्रिटेन ने 5 या 6 मीटर ग्राउंड शायद गेन किया होगा, और उस 5-6 मीटर ग्राउंड को उन्होंने काफ़ी इजीली रिट्रीट में खो भी दिया जब जर्मनी का ऑफेंसिव शुरू हुआ 1918 में। बट यही था कि पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे स्टेलमेट था। 5 मीटर कभी ये लेते, 5 मीटर कभी वो लेते, और इस 5 मीटर की कीमत तो सोचो, 5 मीटर के बदले लाख लाख लोग मारे गए। दैट वॉज एन इनकॉम्पिटेंट वॉर रन बाय इनकॉम्पिटेंट जनरल्स। फिर बाद में इंग्लैंड की तरफ से सर डगलस हेग आए, उन्होंने भी काफ़ी ख़राब जनरलशिप की, पर बाद में उन्होंने सीखा चीज़ों से, और लास्ट में जो अमेरिकन फोर्सेस आ गई, अमेरिकन फोर्सेस ने आके ब्रेक थ्रू देना शुरू किया। अमेरिकन फोर्सेस ने न्यूमेरिकल एडवांटेज भी बढ़ा, फिर जर्मनी जो है पीछे हटना शुरू हुई। और यहाँ पे जो है ईस्टर्न फ्रंट पे रशिया तो गायब हो ही चुका था, तो ईस्टर्न फ्रंट पे तो कोई थ्रेट उनका था नहीं। पर चूँकि वेस्टर्न फ्रंट पे लोग हारने लग गए, तो जर्मनी ने कहा कि नहीं भाई, अब एक हम लोग आर्मिस्टाइज बुला लेते हैं, और आर्मिस्टाइज बुला करके कर लेते हैं। लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस का था कि नहीं भाई, हम लोग आपको इंसल्ट करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे, आप हारे हो। तो जर्मनी से उसकी सारी टेरिटरी ले ली गई। ईस्ट में जो उन्होंने रशिया में जीता था वो उनसे ले लिया गया। वहाँ नए नए स्टेट्स फॉर्म हुए, ल्यूथेनिया, और आज जो आप बॉल्टिक स्टेट्स देखते हो, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सारे स्टेट्स वहाँ फॉर्म हुए। पहले वो सब रशिया के अंडर आते थे, तो रशिया छोटा हो गया साइज़ में, जर्मनी भी छोटा आ गया। आज जो आप जर्मनी देखते हो वो जर्मनी नहीं है, काफ़ी बड़ा जर्मनी था। और फिर वो जर्मनी छोटा, वो जर्मनी को अपना लैंड देना पड़ा। और बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी गॉट ब्रोकन अप। हंगरी एक अलग देश बन गया, ऑस्ट्रिया अलग देश बन गया। और बेसिकली यही चीज़ हिटलर ने यूज़ किया आगे जाके वर्ल्ड वॉर 2 कराने में, कि भाई देखो किस तरीके से हमें ह्यूमिलेट किया एलाइड पावर, सेंट्रल ऑनटॉन पावर्स ने, और हमें इसका बदला लेना पड़ेगा। इसी के दम पे हिटलर पावर पे आया, क्योंकि हिटलर ने दिखाया कि भाई हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारी जर्मन प्राइड को ठेस पहुंचाई गई। तो ये सारी चीज़ें हिटलर ने उस टाइम करी और यूज़ किया उस चीज़ को। तो बेसिकली ऐसा कुछ था। और मुझे लगा कि 20-25 मिनट की वीडियो में इतना ही दिया जा सकता है। कभी अगर इस पे और इंटरेस्ट अगर लोगों का मिलता है तो इस पर अच्छे से पॉडकास्ट करेंगे। तो ये बेसिकली हुआ। तो हार के कारण, और हार जो शुरू भी किया था, जो इंस्टिगेटर थे वो भी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी से थे। और जो ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स जर्मनी ने फेस किए, दैट लेड टू वर्ल्ड वॉर 2। फिर जर्मनी के हाथ से काफ़ी कुछ चला गया। वहाँ पे नई गवर्नमेंट पावर में आई, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट वहाँ पावर में आ गए, और यहाँ रशिया में रेवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद सोवियत यूनियन बना। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड वॉर 1 भी। और कितने इनकॉम्पिटेंट जनरल्स थे ये भी हमें पता चल रहा है, और कितनी एफिशिएंट आर्मी थी जर्मनी की, जिन्होंने प्लानिंग से दोनों फ्रंट पे वॉर लड़ी, और 4 साल तक कोई ब्रेक थ्रू उन्हें नहीं दिया। अब सोचो, न्यूमेरिकल एडवांटेज था इनके पास, लेकिन दे कुडंट मेक अ ब्रेक थ्रू। तो दैट वाज द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। अगर आपको ये पसंद आया, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर लिसनिंग।